बच्चों नमस्कार। आज हम एक नई पाठ पढ़ेंगे, बस की यात्रा, और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। ये पाठ ली गई है कक्षा 8वीं के पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 से। बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने ऐसे बस मालिकों पर व्यंग किया है, कटाक्ष किया है, जो पैसा तो कमाते हैं, अपनी जेब तो भरते हैं, लेकिन जिस माध्यम से, यानी कि जिस बस से वो पैसा कमाते हैं, उस बस में कोई भी सुधार कार्य नहीं करते, जिससे लोगों को अपने जान जोखिम में डालकर यात्रा करना पड़ता है। ऐसे ही बस में लेखक को अपने 4 मित्रों के साथ यात्रा करना होता है। वो ये योजना बनाकर गए रहते हैं कि शाम को हम पन्ना से चलेंगे तो जबलपुर हम सुबह सुबह पहुंच जाएंगे। वहां पहुंचने के बाद हम काम पे जा सकते हैं। ये योजना बनाकर चलते हैं तो जब स्टेशन पर जाते हैं तो लोग जो है उन्हें सलाह देते हैं कि शाम वाली बस में यात्रा नहीं करनी चाहिए। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। लेखक कहता है कि हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलेगी, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। वास्तव में इन्हें जबलपुर तो जाना था, लेकिन लेखक को पन्ना से सतना तक बस की यात्रा करनी थी, और इसके लिए वे शाम 4 बजे बस स्टैंड पर गए। योजना के अनुसार इनकी योजना थी कि सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, उपस्थित होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। जब वहां लोगों ने कहा कि इस शाम वाली बस में यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो लेखक पूछते हैं कि ऐसा क्या है, क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो लोग कहने लगे कि नहीं, बस डाकिन है। डाकिन है यानी कि डरावनी है, धोखा देने वाली है, कभी भी डाका डाल सकती है, डाका डाल सकती है, यानी बीच में धोखा दे सकती है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। लेखक ने जब वास्तव में इस बस को देखा तो श्रद्धा, एक प्रेम, एक आदर उमड़ पड़ी। और आदर इसलिए कि ये बस इतनी पुरानी थी कि इस पर वास्तव में यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। लेखक कहता है खूब वयोवृद्ध थी, बहुत पुरानी थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी, माने इतनी पुरानी थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? लेखक सोचता है कि ऐसे इतनी पुरानी बस में वास्तव में ये तो एक जगह रख कर पूजा करने योग्य है, इस पर कैसे सवार हुआ जा सकता है? कहने का अर्थ है कि कैसे चलेगी। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। लेखक के साथ जो बस का हिस्सेदार है, बस मालिक का, जो बस का संचालक है, वो भी उसमें सवार हुआ था। हमने उनसे पूछा, लेखक कहता है कि हमने उनसे पूछे, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? लेखक को बड़ा आश्चर्य हुआ देखने के बाद कि ऐसे बस भी चलती है, इतनी पुरानी बस। तो हिस्सेदार कहता है बिल्कुल चलेगी। गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, यानी ये लेखक अपने मित्रों के साथ ये सोच विचार करने लगे कि हमें वास्तव में इस बस में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तब क्या हुआ, उनके साथ जो डॉक्टर मित्र थे, डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, यानी कि ये बस है, बहुत दिनों से चलती आ रही है, मतलब इसको अनुभव प्राप्त है, किसी प्रकार के कोई कष्ट नहीं होगा। नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है। नई नवेली बस जिसको अनुभव नहीं रहता,
वो तो कहीं भी रुक सकती है, लेकिन ये बस चलेगी, इसलिए हमें चलना चाहिए। और यह भी कह देता है वो डॉक्टर मित्र कि हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी ये बस, बेटों की तरह। जैसे माँ के गोद में बेटा सुरक्षित हो जाता है, उसी प्रकार से वो डॉक्टर मित्र कहता है कि हम तो बड़े ऐसे हमको यात्रा लगेगी कि जैसे हम माँ की गोद में बैठकर जा रहे हैं, इसलिए हमें चलना चाहिए। उनकी सलाह पर लेखक कहता है कि हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। अब सोचिए कि अंतिम विदा देते समय लोग किस प्रकार से बात करते हैं, उसी प्रकार से वो बात कर रहे थे। उनकी आंखें कह रही थीं, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। यानी कि जो यहाँ आया है, चाहे वो राजा हो, रंग यानी गरीब हो या फिर फकीर हो, वो तो आया है तो उसे जाना ही है। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। वो कह रहे थे कि यहाँ से जाने के लिए भगवान किसी को भी यहाँ से लेकर के जाता है तो एक बहाना, निमित्त, एक माध्यम बना लेता है। तो हो सकता है कि आप जो सवार होके जा रहे हैं, यही बस आपका माध्यम बन जाए परलोक सिधारने का। इतनी पुरानी बस थी, लोगों की मन में यही धारणा थी कि इतनी पुरानी बस में शाम को यात्रा तो करनी ही नहीं चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। कुछ देर के बाद जो लेखक को पहले लग रहा था कि शायद ये स्टार्ट नहीं होगी, लेकिन इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा जैसी सारी बस ही इंजन है। स्टार्ट तो हुआ बच्चे, लेकिन कैसे? जब इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसा लगा कि वो इंजन के, बस में इंजन सामने होता है, लेकिन ऐसा लग रहा था कि पूरी बस इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। इतनी घड़घड़ घड़घड़ की आवाज आने लगी। जब इंजन स्टार्ट हुआ, सारे कल पुर्जे हिलने लगे, तो कांच बहुत कम बचे थे उस बस में। लेखक कहता है कि कांच यानी जो खिड़कियां होती हैं उससे कांच लगे रहते हैं, वो कांच बहुत कम बचे थे, और जो बचे थे उनसे हमें बचना था। क्यों? क्योंकि वो कांच जो है, जब इंजन स्टार्ट हो गया, घड़घड़ घड़घड़ हिलने लगा, तो सब कांच गिरने लगे। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। लेखक कहता है कि हम जो खिड़की के पास दृश्य को देखने के लिए बैठे थे, हम वहां से दूर खिसक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस तो चलने लगी थी, लेकिन इतनी आवाज कि ऐसा लग रहा था कि हमारे सीट के नीचे ही इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जमा रही होगी। बच्चे, आप जानते हैं कि गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए, उसमें ये दो आंदोलन था, असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। असहयोग आंदोलन का अर्थ है कि गांधी जी जब आंदोलन चलाए थे, उस समय अंग्रेज जो भी आदेश देते थे उस आदेश का पालन नहीं करना। और सविनय अवज्ञा आंदोलन का अर्थ था कि अंग्रेज जो भी निवेदन करें, जो भी आदेश दें, उसे निवेदन के साथ ठुकरा देना। तो आज ये बस के हर पुर्जे दूसरे पुर्जे के आदेश को नहीं मान रहे। अर्थात क्या हो रहा होगा कि जब ड्राइवर उसे मोड़ना चाहता है स्टीयरिंग के माध्यम से तो मुड़ती नहीं, जब ब्रेक के माध्यम से वो उसको रोकना चाहती है बस को तो रुकती नहीं। तो लेखक को लगता है कि उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी बस को कि किस प्रकार से हमें असहयोग करना है। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन की दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कहने का अर्थ है कि सीट जो है बॉडी से फिट रहता है, लगा रहता है, लेकिन आज क्या हो रहा है कि सीट बॉडी से अलग हो रहा है। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आके निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। इस तरह से सीट और बॉडी में तालमेल नहीं था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। यहाँ का सीट वहां, वहां का सीट यहाँ।
यह समझ में नहीं आ रहा था, लेखक कहता है कि यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार से वहां पर जो बस के अंदर सवार थे लेखक और उनके मित्र, उन पर कैसे क्या बीतती रही होगी। तो बस इस प्रकार से चल रही थी, सारे भेद मिट गए थे, सीट इधर से उधर उछल रहे थे, कांच गिर रही थी। तब आगे क्या हुआ कि एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ये तो पहले से ही अंदेशा था कि कुछ न कुछ होगा। तो ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा। अब देखिए क्या हुआ कि जब टंकी में छेद हो गया तो जितना तेल भरो तो नीचे गिर जाएगी, इसलिए ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकाल कर रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब लेखक कहता है कि अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे, क्योंकि इंजन भी बस से गिर जाएगी, और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, उसी प्रकार से बस के हिस्सेदार बस के इंजन को अपने गोद में डालकर बाल्टी से में जो पेट्रोल भरा है उसको नली से पेट्रोल यहाँ पहुँचाएंगे, और इस तरह से पहुँचाएंगे जैसे बच्चे को माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। लेखक कहता है कि बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी कुछ स्पीड से चलने लगी थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता है कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। अर्थात लेखक कहता है कि मुझे इस बस के किसी भी पुर्जे पर भरोसा नहीं था। कभी मन तो ऐसा करता, इतना डरा हुआ था कि कहीं ब्रेक इसका फेल न हो जाए, कहीं स्टीयरिंग इसकी टूट न जाए, ड्राइवर जब बस को मोड़ना चाहे तो ना मुड़े, तब क्या होगा। इसी कारण उसे पेड़ के उस जो पेड़ लगे थे रोड के दोनों किनारे, वो पेड़ बड़े लुभावने बड़े सुंदर थे, लेकिन इन्हें डर लगता था। सामने पेड़ आता तो ऐसा लगता जैसे ये पेड़ से न टकरा जाए। वो पेड़ जब निकल जाता तो दूसरे पेड़ का डर रहता कि कहीं इससे न टकरा जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब सामने तालाब देखते, झील देखते, तब इन्हें डर लगता कि कहीं बस इसमें ना घुस जाए। बच्चों सोच सकते हो कि किस प्रकार की वो बस थी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें यानी उपाय की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। जैसा मैं पहले बताया, सविनय अवज्ञा आंदोलन वो स्टार्ट करना चाहता है, लेकिन कोई भी पुर्जा उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, स्टार्ट नहीं कर रहा है। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। कह रहे थे कि बस तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये तो इत्तेफाक संयोग की बात है कि आज बस जो है इस तरह से बिगड़ गई। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी, शर्मिंदगी महसूस हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान यानी इस सुनसान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। लेखक कहता है जब वो बस रुक गई उस सुनसान जंगल में, कि तब वो सोचता है कि अब क्या होगा। ये बस यदि यहीं पर रुक जाती है तब स्थिति क्या होगी।
और उसे ग्लानि भी महसूस होती है कि इतनी पुरानी बस में हमें यात्रा नहीं करनी चाहिए थी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस फिर आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। अर्थात वृद्धा यानी बस की जो लाइट है, अब समझिए रात का समय है और बस में लाइट नहीं जल रही है और उसको इस तरह से चलाना है। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी। अब बस चल नहीं रही थी, अब क्या हो रही थी, रेंग रही थी और लाइट भी नहीं चल रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। कोई भी बस आती जाती तो वो साइड में खड़ी हो जाती, कहती कि आप निकल जाओ। अब आगे क्या हुआ देखिए कि एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, यानी टायर पंचर हो गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। पुरानी बस थी, अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। लेखक कहता है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं। जो बस मालिक है, जो हिस्सेदार है, वो जानता है कि ये बस का टायर किस स्थिति में है। उसके बाद भी फिर भी वह जान हथेली पर लेकर, यानी जान को जोखिम में डालकर, खतरे में डालकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग यानी कि त्याग की ऐसी भावना दुर्लभ है। लेखक कहता है कि धन्य है इस बस के हिस्सेदार को, जो सब चीज जानता है कि ये बस की हालत कैसी है, उसके बाद भी इसमें सवार होता है और कहता है कि ये बस तो बहुत अच्छी है। और ये भी कहता है कि आज तो ये संयोग की बात है कि आज इस तरह से बस खराब हो रही है, अन्यथा ये खराब होती नहीं है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते, कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, मर गया पर टायर नहीं बदला। यानी भगवान इस तरह से उसका स्वागत करते कि धन्य है इस व्यक्ति को जो मर गया लेकिन पुराने टायर के प्रति इतना प्रेम कि उस टायर को इन्होंने नहीं बदला। फिर बस का हिस्सेदार क्या करता है कि इतने होने के बाद भी उसमें नया टायर नहीं लगाता, वो दूसरा घिसा टायर लगाकर फिर बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। इन्हें पन्ना पहुंचना था ताकि वहां से जबलपुर के लिए इन्हें ट्रेन मिल सके, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई थी कि अब इन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ दी कि आज हम लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद अब छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। उस लोक को प्रयाण कर जाना है मतलब अब लेखक को लगता है कि अब शायद हम नहीं बचेंगे और यही बस एक निमित्त होगा यहाँ से हमें उस लोक परलोक में प्रयाण करने का, प्रयाण यानी प्रस्थान करने का। इस पृथ्वी पर इसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। लेखक कहता है कि अब तो भरोसा ही उड़ गया था इस बस से, तो इसलिए स्थिति ऐसी बन गई थी कि जितने समय तक जिंदा रहें भाई उतने समय तक हंसी मजाक कर लें और सारी बेताबी, सारे टेंशन खत्म हो करके कुछ पल बाकी था उसी में अपना अच्छा पल बिताने का प्रयास करने लगे। इस तरह से इस पाठ के माध्यम से हरिशंकर परसाई जी ने वास्तव में ऐसी परिवहन व्यवस्था पर व्यंग किया है
जो पैसा तो कमाते हैं, लेकिन जिस माध्यम से वो पैसा कमाते हैं, जिसके द्वारा वो पैसा कमाते हैं, उस माध्यम को वो मेंटेन नहीं करते। जैसे इस पाठ में लेखक ने बताया है कि परिवहन विभाग में जो पैसा कमा रहा है, उसका मालिक, उसका हिस्सेदार, वो बस से कमा रहा है, लेकिन उस बस में किसी भी प्रकार की उसकी मरम्मत नहीं की जाती रही है, जिसके कारण लोग उसी प्रकार के बस में यात्रा करने के लिए मजबूर होते हैं, जो बस कभी भी लोगों के जान को ले सकती है, कभी भी दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। लेकिन बस के मालिक को या बस के हिस्सेदार को इससे कोई परवाह नहीं होता, केवल वो अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं। ऐसी परिवहन व्यवस्था, ऐसे मालिक, ऐसे हिस्सेदार, ऐसे बस के संचालकों पर कटाक्ष लेखक ने किया है।